जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था वह किसकी ओर वकालत करता है? एक ही यानी सामाजिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा, किस पर करता है? आपको टाइम दिया जाएगा 15 सेकंड का। आप लोग 15 सेकंड में आंसर निकाल कर बता सकते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की। अगला प्रश्न है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहु सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। बताओ आप सब लोग। 15 सेकंड है, 15 सेकंड में इसका आंसर दें सब लोग। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। एक शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए शिक्षक को? वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, अनदेखी भी नहीं करना चाहिए। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करती, अधिकतम और न्यूनतम की कोई बात नहीं। तो इसका जो आंसर है, एक शिक्षक को चाहिए कि एक संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। अगला प्रश्न, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। याद करना ये गलत होता है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करना ये भी गलत है। प्रभावी कक्षा की विशेषता होती है कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हतोत्साहित का मतलब होता है रोकना, पूछने की अनुमति नहीं देना, ये भी गलत है। पूछने से रोकना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि हाँ आप पूछिए प्रश्न, क्या आया आपका प्रश्न, फिर उसका आंसर दीजिए। शिक्षक का कार्य होता है कि आंसर देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है?
निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कौन सी नहीं है, बता इसका। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, इससे तो होता है। निर्देश एवं संचालन, इससे भी होता है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, इससे भी होता है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण, इससे नहीं होता है। तो इसका क्या होगा आंसर? कंठस्थीकरण और स्मरण, इससे नहीं होता है मुख्य प्रक्रिया की सार्थक अधिगम घटित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों का स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रदर्शित करें? इसको मिलाना है। प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है? शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। सृजनात्मक बालक होते हैं, धारा पर मूल समाधानों के बारे में आसक्त सोच। आसक्तता सोच, आसानी से विचलित होने की आदत, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, अधिगम, इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियां होती हैं कैसी? बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बच्चों की जो गलतियां होती हैं वह अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन है उसको क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम कैसा है? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है। बिल्कुल भी नहीं है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी कैसे होते हैं? जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उत्साह भंग हो जाता है और दबाव में आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते।
तो तीनों ही आंसर इसके, तीनों ही जो ऑप्शन है वो गलत हो गए हैं। आखिरी का ऑप्शन है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। इसका डी का आंसर है कि सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला प्रश्न, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पाठ्य पुस्तकों से ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। कंठस्थीकरण यहाँ से गलत हो गया। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। सी इसका सबसे बेस्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसको कहते अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अगला प्रश्न, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, एक ही होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? विद्यालय, परिवार, विद्यालय, सरकार, परिवार, मीडिया। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो परिवार एक प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है? बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। अगला प्रश्न, जेंडर क्या है? जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक धारणा है, एक जैविक निर्धारक है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं श्याम। शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, श्याम। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगला प्रश्न, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली सिलोटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम कैसा है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय गतिविधि है, अनुबंधित गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि। लेव वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो उन्हीं का ये पासवर्ड है, एक सामाजिक गतिविधि है। कौन सी? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक सामाजिक गतिविधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? विचारों की पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल, इसको कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अगला प्रश्न, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। बिल्कुल भी डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक
विकास का क्रम, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। अगला प्रश्न, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यापार कौशल का प्रयोग करते हैं तब अन्वेषण करते हैं। अगला प्रश्न, मौखिक संवाद जो बच्चे अपनी आप से करते हैं उन्हें लेब वाइगोस्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेब वाइगोस्की कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। अगला प्रश्न है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? इसको कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो आप सभी लोगों की सीटेट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी तक यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने 130 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को मेरी ओर से नमस्कार।